Hello everyone, welcome to your channel. Today we'll be discuss about a reticuloendothelial system. प्रीवियस लेक्चर में हमने एक सिस्टम को फिनिश किया था आपके लिए। आज जिस सिस्टम के बारे में बात करने जा रही हैं दैट इज रेटिकुलोएंडोथेलियल सिस्टम, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर हम टिश्यू माइक्रोफेजेस को भी डिस्कस करेंगे कि मतलब कि टिश्यू में किस टाइप की माइक्रोफेजेस सेल्स प्रेजेंट होती है, किस एरिया में किस नाम से प्रेजेंट होती है, इसको भी हम डिटेल्स में देखेंगे। क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले रेटिकुलो इंडोथेलियल सिस्टम के बारे में, ठीक है। देखिए रेटिकुलो इंडोथेलियल सिस्टम और टिश्यू माइक्रोफेजियल सिस्टम, इनकी जो कह सकती हैं कि मिलावट होती है, मतलब किससे मिलकर बनी होती हैं, इसको याद रखिएगा। प्रिजम्पटिव प्रिजम्पटिव फैगोसाइट्स सेल्स हैं, ठीक ना। ये हमेशा याद रखिएगा, कभी कभार क्वेश्चन जनरेट हो सकता है कॉम्पिटिटिव व्यू से कि रेटिकुलो इंडोथेलियल सिस्टम और टिश्यू माइक्रोफेजियल सिस्टम ये किस सेल से मिलकर बना होता है। प्रिमिटिव जो फैगोसाइट सेल्स होती हैं, ठीक ना, प्रिमिटिव, तो इससे मिलकर बना होता है, जो कि बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म को डेवलप करने में अपना सबसे इम्पोर्टेंस रोल प्ले करता है। मतलब हमारे बॉडी में जो डिफेंस मैकेनिज्म चलता है, इम्यून सिस्टम, उसके लिए सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस रोल प्ले करता है जो ये रेटिकुलो इंडोथेलियल सिस्टम है, और साथ ही साथ जो टिश्यू माइक्रोफेजियस सिस्टम है। क्लियर। इसमें ये देखेंगे कि बहुत सारी सेल्स इन्वॉल्व होती है। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर ये बोला कि इंडोथेलियल लाइनिंग ऑफ द वेसिकुलर एंड लिम्फ चैनल, मतलब कि जो लिम्फ चैनल होता है और जो वेसिकुलर लाइनिंग होती है, तो वहां पर इंडोथेलियल की लाइनिंग प्रेजेंट होती है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट ये बोल रहा है कि कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है और साथ में कुछ अदर ऑर्गन होते हैं, जैसे स्प्लीन हो गया, लीवर हो गया, लंग्स हो गया, लिम्फ नोड्स हो गया एंड बोन मैरो एक्सेट्रा। ये सभी जो होती हैं तो कह सकती हैं कि रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और जो माइक्रोफेजेस होती है यहाँ पर, तो माइक्रोफेजेस लार्ज फैगोसिटिक सेल्स होती हैं। जो माइक्रोफेजियल सेल्स होती है तो लार्ज फैगोसिटिक सेल्स होती है, जो कि कहाँ से उत्पन्न हो रही है, मोनोसाइट सेल से इसकी ओरिजिन होती है। इतना आप हमेशा याद करके रखिएगा। क्लियर। आगे बढ़िए और यहाँ पर ये देखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम, मतलब कि जो इसमें क्लासिफाइड किया गया है इस सिस्टम को, तो कह सकते हैं इसके सेल्स के आधार पर क्लासिफाइड किया गया है। मतलब कि इसमें दो टाइप्स की सेल्स प्रेजेंट होती है, जिसको पहला बताया गया है फिक्स्ड रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स, इसको शॉर्ट में बोला जाता है FRES, इसको याद रखिएगा। या कि इसी का अनादर नेम होता है टिश्यू माइक्रोफेजेस, ठीक है। सेकंड नाम होता है वांडरिंग रेटिकुलो इंडोथेलियल सेल्स, इसको शॉर्ट में बोला जाता है WRES। क्लियर। इसको याद रखिए, दोनों को डिटेल्स में एक्सप्लेन करते हैं कि फिक्स जो रेटिकुलो इंडोथेलियल सेल्स होता है, जिसको हम टिश्यू माइक्रोफेजेस कहते हैं, इसके अंतर्गत स्प्लीन, लिम्फ नोड, बोन मैरो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। किसके अंतर्गत, जो रेटिकुलो इंडोथेलियल सेल्स होती है। इतना याद रखिए। लोकेशन की अगर बात करेंगे कि जो यहाँ पर फिक्स्ड रेटिकुलो इंडोथेलियल सेल्स है या कि टिश्यू माइक्रोफेज, इनका लोकेशन कहाँ कहाँ होता है, यहाँ से इंपॉर्टेंस क्वेश्चन जनरेट होता है, इसको याद रखिएगा। अगर नर्वस सिस्टम की बात करेंगे तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो माइक्रोवियल सेल्स होती है वो प्रोड्यूस हो रही कहाँ से, इन नर्व टिश्यू ऑफ द ब्रेन, मतलब ब्रेन में जो नर्वस टिश्यू प्रेजेंट है वहां से प्रेजेंट होगी। और ये माइक्रोवियल जो सेल्स होती है तो एज अ माइक्रोफेजेस के रूप में वर्क करती है, कहाँ पर, ब्रेन में, ठीक है। नेक्स्ट अगर नीचे पॉइंट देखेंगे कि एक लिम्फ नोड्स होता है नेक के पास, तो यहाँ पर भी एक माइक्रोफेजेस सेल्स प्रेजेंट होती है। बोन्स में जिस प्रकार की माइक्रोफेजेस सेल्स प्रेजेंट होती, प्रोड्यूस होती है लॉन्ग बोन के द्वारा, उसको हम ओस्टियोक्लास्ट कहते हैं, ठीक है ना। स्प्लीन में भी जो माइक्रोफेजेस सेल्स प्रेजेंट होती है उसको हम माइक्रोफेजेस सेल्स ही कहते हैं, ठीक है। किडनी में जो सेल्स प्रोड्यूस होती है माइक्रोफेजेस के रूप में, उसको हम ग्लोमेरुलर मेनेंजियल सेल्स कहते हैं, इसको याद रखिए। कभी कभार क्वेश्चन पूछ देगा कि किडनी में जो माइक्रोफेजेस सेल्स प्रोड्यूस हो रही है उसका अनदर नाम क्या होता है, ठीक है, किस नाम से जानी जाती है, इसको याद रखिए। लंग्स की अगर बात करेंगे तो इसमें पल्मोनरी एल्वुलर माइक्रोफेजेस सेल्स प्रेजेंट होती है। और नेक्स्ट यहाँ पर जो कनेक्टिव टिश्यू का कह सकती हैं कि जो सबक्यूटेनियस टिश्यू होता है वहां पर टिश्यू माइक्रोफेजेस, इसी को हम हिस्टियोसाइट्स सेल्स भी कहते हैं, मतलब जो टिश्यू में प्रेजेंट होती है उसको हम हिस्टोसाइट्स कहते हैं।
कुफर सेल्स जो होती है लीवर में प्रेजेंट होती है, ये भी एक तरह का माइक्रोफेजेस सेल्स की तरह काम करती है। क्लियर? इतना आप याद रखिएगा इसके रिगार्डिंग में कि लोकेशन कहाँ कहाँ हो रहा है। और डिटेल से जान लेते हैं इसके बारे में कि जो टिश्यू माइक्रोफेजेस सेल्स होती हैं उसका एक्चुअल में लोकेशन कैसे कहाँ पर हो रहा है, किस प्रकार का काम कर रहा है, ये चीज़ को समझिए। फर्स्ट अगर यहाँ पर देखेंगे कनेक्टिव टिश्यू, तो कनेक्टिव टिश्यू में ये बता रहा है कि रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स इन अ कनेक्टिव टिश्यू एंड इन अ सीरस मेम्ब्रेन लाइक द प्लूरा, ओमेंटम एंड मेजेंट्री। मतलब कि जो प्लूरा एरिया होता है, ओमेंटम और मेजेंट्री, इन एरिया में जिस टाइप के अगर सेल्स प्रेजेंट है माइक्रोफेजियस सेल्स है, वो कैसे हो जाएगी यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू के रूप में प्रेजेंट रहेगी। ठीक है। और इसी को क्या कहा जाता है, कॉल्ड फिक्स्ड माइक्रोफेजियस कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट इंडोथेलियल, इंडोथीलियम ऑफ द ब्लड साइनोसॉइड्स, ठीक ना, साइनोसॉइड में प्रेजेंट रहेगी। तो इंडोथेलियल ऑफ द ब्लड साइनोसाइड इन द बोन मैरो, लीवर, स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, एड्रीनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड आल्सो कंटेन द फिक्स्ड सेल। मतलब यहाँ पर जो बोन मैरो है, लीवर है, स्प्लीन है, लिम्फ नोड है, एड्रीनल ग्लैंड है, साथ में जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, यहाँ पर जिस टाइप के सेल्स अगर जिस नाम से प्रेजेंट होगी उसको बोला जाएगा इंडोथेलियल ऑफ द ब्लड साइनोसाइड सेल। क्लियर? और साथ में जो लीवर में प्रेजेंट होती है इसी कैटेगरी के अंतर्गत आती है, उसका नाम दिया गया है कुफर सेल्स। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट समझिए रेटिकुलम में कैसी प्रेजेंट होगी, जैसे स्प्लीन, लिम्फ नोड और बोन मैरो। मतलब स्प्लीन, लिम्फ नोड और बोन मैरो में जिस टाइप के सेल्स अगर कंटेन रहेगी तो वो रेटिकुलम के नाम से जानी जाएगी एज अ माइक्रोफेजेस से। क्लियर? सेंट्रल नर्वस सिस्टम की अगर बात करेंगे तो मेनिंगोसाइट्स ऑफ द मेनिंजस एंड माइक्रोगियल्स फॉर्म ऑफ द टिश्यू माइक्रोफेज ऑफ द ब्रेन। मतलब ब्रेन में जो माइक्रोफेज सेल्स का फॉर्म हो रहा बन रही है तो वो माइक्रोगियल के नाम से जानी जाएगी या कि मेनिंगोसाइट्स के नाम से जानी जाएगी, इसको याद रखिए। लंग्स की अगर बात करेंगे तो लंग्स में टिश्यू माइक्रोफेजेस प्रेजेंट इन द एल्वोलाई ऑफ द लंग्स। लंग्स की जो एल्वोलाई में प्रेजेंट होता है उसको बोला जाता है एल्वोलर माइक्रोफेजेस सेल्स है, इसको याद रखिए। नेक्स्ट पॉइंट ये बोल रहा है कि जो सबक्यूटेनियस टिश्यू है, द फिक्स्ड रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स आर प्रेजेंट इन सबक्यूटेनियस टिश्यू आल्सो। मतलब कि रेटिकुलो एंडोथेलियल जो सेल्स होती है वो सबक्यूटेनियस टिश्यू में भी प्रेजेंट होती है, बट उसको हम सबक्यूटेनियस टिश्यू सेल्स ही बोलेंगे। क्लियर? हिंदी में भी हमने बहुत सारे यहाँ कंटेंट दिया है आपके लिए, जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं वो उनके रिगार्डिंग में ये इम्पोर्टेंस है। क्लियर? चलिए सेकंड पॉइंट यहाँ पर हम ये देख लेते हैं वांडरिंग रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स क्या होता है, जिसको हम WRES बोलते हैं। पहले हम इस टर्म को समझते हैं। देखिए वांडरिंग मतलब यहाँ पर ये होता है, कह सकते हैं एक तरह का है कि भटकना, या कि कह सकते हैं इधर उधर प्रवेश होना। मतलब कि जो सेल्स होती हैं तो किस टाइप के ब्लड में इधर उधर फ्री फॉर्म में भटक रही है, तो यहाँ पर यही पॉइंट बताया जा रहा है कि वांडरिंग रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स को फ्री हिस्टोसाइड सेल्स भी कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो फ्री हिस्टोसाइड सेल्स प्रेजेंट है ब्लड में, फ्री का मतलब होता है मुक्त रूप से, जो ब्लड में ऐसे लावारिस की तरह इधर उधर घूम रही है। जैसे ही इसके पास किसी प्रकार का फॉरेन पार्टिकल्स एंट्री करेगा तब ये जाकर के माइक्रोफेज के रूप में माइग्रेट हो जाती है। तो यहाँ पर यही पॉइंट बता रहा है कि फर्स्ट यहाँ पर जो होती है दो फॉर्म में प्रेजेंट है, एक होती है फ्री हिस्टोसाइड्स के फॉर्म में ब्लड में है, और एक फ्री हिस्टोसाइड इन द सॉलिड टिश्यू, मतलब कि एक सॉलिड जगह प्रेजेंट होती है और एक कहाँ पर प्रेजेंट होती है, कह सकते हैं कि ब्लड के फ्री फॉर्म में। तो ब्लड में जिस टाइप के प्रेजेंट रहेगी तो दो फॉर्म में रहेगी, एक न्यूट्रोफिल फॉर्म में रहती है और सेकंड मोनोसाइट फॉर्म में। तो जो मोनोसाइट फॉर्म में रहती है यही आगे चलकर क्या करती है, माइक्रोफेजेस में कन्वर्ट हो जाती है, बिकम हो जाती है और माइग्रेट होती है साइट ऑफ द इंजुरी एंड द इन्फेक्शन। मतलब जहां पर साइट इंजुरी और इन्फेक्शन हो रहा है वहां पर ये माइग्रेट हो जाएगी, जो मोनोसाइट्स होगी वही वाली। ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर हम बताएंगे कि फ्री हिस्टोसाइट्स ऑफ द सॉलिड में किस टाइप की ये काम कर रही है। तो यहाँ पर ये समझिए कि जो फ्री हिस्टोसाइट्स ऑफ द सॉलिड टिश्यू में माइक्रोफेजेस सेल्स प्रेजेंट होती है, तो
ये ड्यूरिंग द इमरजेंसी वर्क करती है, ठीक है ना। कब वर्क करती है? इमरजेंसी के दौरान। जैसे बता रहा है साहब, फिक्स हिस्टोसाइड्स फ्रॉम द कनेक्टिव टिश्यू एंड अदर ऑर्गन बिकम द बॉन्डिंग सेल्स एंड इंटर द सर्कुलेशन। मतलब कि जो फिक्स्ड हिस्टोसाइड सेल्स होगी वो कनेक्टिव टिश्यू या कि अदर ऑर्गन से मिल करके बनती है, और वो बन करके बॉन्डरिंग सेल्स बनाती है, और यही बॉन्डिंग सेल्स क्या करती है? सर्कुलेशन में एंट्री करेगी, और एंट्री करके फिर ये अपना वर्क परफॉर्म करती है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि ये सॉलिड टिश्यू में प्रेजेंट होती है, जहां जहां बॉडी में सॉलिड टिश्यू होता है, तो ये ओरिजिन इसकी कनेक्टिव टिश्यू और या कि अदर ऑर्गन से होगी, ठीक है ना। और ये बॉन्डिंग सेल्स बनाएगी, फिर यही बॉन्डिंग सेल्स जब बन जाएगी तब जाकर के सर्कुलेशन में प्रवेश करेगी, और सर्कुलेशन में जैसे ये एंट्री करेगी वैसे ही अपना वर्क परफॉर्मेंस स्टार्ट कर देगी। क्लियर? इसके रिगार्डिंग इतना है। अब यहाँ पर हम मोस्ट इम्पोर्टेंट इसका फंक्शन समझ लेते हैं कि जो रेटिकुलो इंडोथेलियल सिस्टम है इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन कौन कौन, कि यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज्यादा जनरेट होते हैं। क्लियर? तो जो ये सिस्टम होता है रेटिकुलो इंडोथेलियल सिस्टम, बॉडी में डिफरेंट मैकेनिज्म बनाने में अपना इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है, जिसके बहुत सारे यहाँ पर फंक्शन को एक्सप्लेन करके बताया गया, ठीक है। जिसमें हमने यहाँ पर 11 फंक्शन इसके रिगार्डिंग रखे हैं। फर्स्ट फंक्शन यहाँ पर समझ लेते हैं, फैगोसिटिक फंक्शन, ठीक है। सेकंड, इन सभी का डिटेल्स देखेंगे, अभी ओवरव्यू समझ लेते हैं। सेकंड, एंटीजन प्रेजेंटेशन, एक एंटीजन प्रेजेंटिंग फंक्शन। थर्ड यहाँ पर होता है सिक्रेशन ऑफ द बैक्टीरियसिडल एजेंट, सिक्रेशन ऑफ द इंटरल्यूकिन्स, सिक्रेशन ऑफ द ट्यूमर न्यूक्रोसिस फैक्टर से, ठीक है, सिक्रेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर, सिक्रेशन ऑफ कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, इसी को बोला जाता है CSF, कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर। आगे देखेंगे सिक्रेशन ऑफ द प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, रिमूवल ऑफ द कार्बन पार्टिकल्स एंड द सिलिकॉन, ठीक है। रिमूवल ऑफ द कार्बन पार्टिकल्स एंड सिलिकॉन, यहाँ पर डबल ये पॉइंट हो गया है, ठीक है। और डिस्ट्रक्शन ऑफ द सेलाइन RBC और डिस्ट्रक्शन ऑफ द हीमोग्लोबिन, ये सभी पॉइंट क्या होते हैं इसके रिगार्डिंग में 10 पॉइंट रखा गया है फंक्शन ऑफ द रेटिकुलो इंडोथेलियल सिस्टम। इन फंक्शन को आप अपने माइंड में हमेशा के लिए बैठा के रखिए। क्लियर? चलिए इन्हीं को हम डिटेल से समझ लेते हैं वन बाय वन करके। जो फैगोसिटिक फंक्शन होता है, तो माइक्रोफेजेस फैगोसिटिक सेल्स इसमें प्रेजेंट होती है, जो कि वायरस बैक्टीरिया को इंजेक्ट करके प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स और लाइपेज एंजाइम्स के द्वारा डिस्ट्रॉय करती है, खत्म करती है, नष्ट करती है, देन इसके बाद इसको एलिमिनेट कर देती है। ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बता रहा है कि सिक्रेशन ऑफ द बैक्टीरियसिडल एजेंट। बैक्टीरियसिडल एजेंट में क्या होता है कि बहुत सारे फ्री रेडिकल सिक्रेट होते हैं माइक्रोफेजेस सेल्स के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा? माइक्रोफेजेस सेल्स के द्वारा बहुत सारे क्या होते हैं, फ्री रेडिकल सीक्रेट होती हैं, और यही फ्री रेडिकल क्या करती हैं, कोई भी बैक्टीरिया, वायरस एजेंट, फंगस वगैरह एंट्री कर रहा है, स्पेशली यहाँ पर बैक्टीरिया की बात हो रही, तो ये एजेंट मिल करके उसको डिस्ट्रॉय करती हैं और डिस्ट्रॉय करके बाहर एलिमिनेट कर देती हैं, ठीक है। इसको याद रखिएगा आप, ये 3 पॉइंट याद रखिएगा। सिक्रेशन ऑफ द बैक्टीरियसिडल कौन कौन से होती हैं इन द प्रेजेंस ऑफ द रेटिकुलो इंडोथेलियल सिस्टम, ठीक है। पर ऑक्साइड होता है, ठीक ना, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड होता है H2O2 जिसको बोलते हैं, और हाइड्रोक्सिल आयन होता है। ये सभी क्या होती हैं, फ्री रेडिकल्स होती हैं, जो माइक्रोफेजेस के द्वारा सिक्रेट होने में हेल्प करती हैं, सिक्रेट होते हैं, जो कि बैक्टीरियसिडल में काम करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक टर्म आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, बैक्टीरियसिडल में 2 शब्द लगा, एक यहाँ पर बैक्टीरिया है और एक होता है सिडल। तो सिडल का मतलब क्या होता है, किलिंग, मतलब कि किल करना, और बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया को किल करने वाले जो एजेंट होते हैं वो किसके द्वारा सिक्रेट हो रहे हैं, माइक्रोफेजेस सेल्स के द्वारा हो रहे हैं। क्लियर? सिक्रेशन ऑफ द इंटरल्यूकिन से, इंटरल्यूकिन एक तरह का सबस्टांस होता है जो कि लिम्फोसाइट के जब लिम्फोसाइट का प्रोडक्शन इंक्रीज करता है, ठीक है, जिससे डिफेंस मैकेनिज्म स्ट्रांग हो जाती है। मतलब ये लिम्फोसाइट्स के द्वारा सिक्रेट होने का काम करता है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ द रेटिकुलो इंडोथेलियल सिस्टम। और ये कब सिक्रेट होता है, जब सबसे ज्यादा माइक्रो लिम्फोसाइट जो सेल्स होती हैं वो फॉरेन पार्टिकल से फाइट करने में जब इम्पोर्टेंस रोल प्ले करेगी, तभी जाकर के इंटरल्यूकिन सबस्टांस का सिक्रेशन इंक्रीज हो जाता है। क्लियर?
अब यहाँ पर ये बता रहा है कि हेल्प इन द इम्यूनिटी, जो इंटरल्यूकिन सबस्टांस है इम्यूनिटी में किस टाइप का हेल्प करता है। तो यहाँ पर 3 तरीके के सबस्टांस इंक्रीज हो रहा है। इंटरल्यूकिन फर्स्ट, जिसको हम IL-1 भी कहती हैं, क्लियर, which accelerate maturation and proliferation of the specific B lymphocyte and T lymphocyte। ठीक ना, कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट का प्रोलिफरेशन होता है, ठीक है ना, प्रोलिफरेशन और मैच्योरेशन होगा, उस दौरान ये एक्सेलरेट होगा। एक्सेलरेट का मतलब होता है बढ़ावा देना, ठीक है ना, किसको बढ़ावा देगा, इंटरल्यूकिन फर्स्ट का, जिसके कारण ये इम्यूनिटी में हेल्प करेगा, क्लियर। नेक्स्ट इंटरल्यूकिन 6 होता है कि इंड्यूस द ग्रोथ ऑफ द बी लिम्फोसाइट्स इन प्रोडक्शन ऑफ द एंटीबॉडीज, मतलब कि ये क्या करता है, इंड्यूस करता है किसको, बी लिम्फोसाइट के ग्रोथ के लिए, ठीक है, और साथ में एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन में भी ये हेल्प करता है, ठीक है। इंटरल्यूकिन जो 12 होता है ये इन्फ्लुएंस करता है टी हेल्पर सेल्स को। कभी कभार क्वेश्चन पूछ देगा कि टी हेल्पर सेल्स को कौन सा इंटरल्यूकिन जो होता है इन्फ्लुएंस करने का काम करता है, तो इंटरल्यूकिन 12 याद रखिएगा, क्लियर। सिक्रेशन ऑफ द ट्यूमर निक्रोसिस फैक्टर, इसको TNF भी बोला जाता है, ठीक ना, यह यस लगा मतलब कि फैक्टर्स की बात हो रही है, लास्ट में यस लगा। इसमें 2 टाइप्स के निक्रोसिस फैक्टर होते हैं जो कि टिश्यू माइक्रोफेजेस सेल्स के द्वारा सीक्रेट हो रहे हैं, ठीक है ना, टिश्यू माइक्रोफेज सेल्स के द्वारा सीक्रेट होते हैं, जिसमें से TNF अल्फा होता है और TNF जो होता है बीटा होता है, क्लियर। तो इनको समझ लीजिए, जो TNF अल्फा होता है विच कोजेस निक्रोसिस ऑफ द ट्यूमर एंड एक्टिवेट द इम्यून रिस्पॉन्स इन द बॉडी, मतलब कि क्या है, जो ट्यूमर सेल्स बॉडी में प्रेजेंट रहेगी तो उसको निक्रोसिस के कारण ये उत्पन्न होगा, निक्रोसिस करेगा, ठीक है, और फिर ये इम्यून रिस्पॉन्स के लिए एक्टिवेट कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर होता है जो बीटा है, TNF बीटा, ये स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम, किसको स्टिमुलेट कर रहा है, इम्यून सिस्टम को, और वस्कुलर रिस्पॉन्स देने का काम कर रहा है, किन एडिशन टू कॉज द निक्रोसिस ट्यूमर, और एडिशनल में क्या कर रहा है, ट्यूमर को निक्रोसिस के कारण भी हो रहा है, क्लियर। इतना याद रखिएगा, ज्यादा कुछ नहीं है, नाम याद रखिएगा, TNF अल्फा और TNF बीटा, क्लियर। नेक्स्ट इसका फंक्शन समझ लेते हैं कि सिक्रेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर, ठीक ना, जिसमें से टिश्यू माइक्रोफेजेस सिक्रेट द ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर, मतलब जो टिश्यू माइक्रोफेजेस होती हैं वो क्या कर रही हैं, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर का सिक्रेट करने का काम कर रही है, जो कि प्रिवेंट रिजेक्शन ऑफ द ट्रांसप्लेटेंट ट्रांसप्लेसेंटा ट्रांसप्लेटेड टिश्यू और ऑर्गन बाय द इम्यून सप्रेशन। कहने का मतलब ये है कि जब कोई भी बॉडी में ऑर्गन सेल से टिश्यू का ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है, ठीक है ना, यही ऑर्गन का, तो इम्यूनो सप्रेशन हो रहा है, उस दौरान में ये उसके रिजेक्शन और इम्यूनो सप्रेशन के द्वारा प्रिवेंट करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ट्रांसफार्मिंग जो ग्रोथ फैक्टर होता है, तो हमेशा याद रखिएगा, कभी कभार क्वेश्चन पूछ देगा कि ऐसा कौन सा ग्रोथ फैक्टर होता है जो कि ट्रांसप्लांटेशन टिश्यू और ऑर्गन के द्वारा इम्यूनो सप्रेस हो रहा है तो उसको प्रिवेंट करने, रिजेक्ट करने में हेल्प करता है, याद रखिएगा, ठीक है। साथ में सिक्रेशन ऑफ द कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, इसको बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में CSF है। CSF वो वाला नहीं है यहाँ पर कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, यहाँ पर कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स बोला जाता है, जिसको शॉर्ट में CSF। कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर भी क्या हो रहा है, माइक्रोफेजेस सेल्स के द्वारा सिक्रेट हो रहा है, और किस प्रेजेंस में हो रहा है, MCF के द्वारा हो रहा है, जिसको बोला जाता है मैसिव कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स है, ठीक है। और ये एक्सेलरेट करता है ग्रोथ ऑफ द ग्रेनुलोसाइट्स, मोनोसाइट्स एंड माइक्रोफेजेस सेल्स, ये तीनों सेल्स को ग्रोथ होने में एक्सेलरेट करता है। एक्सेलरेट का मतलब होता है उत्तेजन करना, मतलब बढ़ावा देना उसको, क्लियर। नेक्स्ट फंक्शन क्या बोल रहा है कि सिक्रेशन ऑफ द प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, इसको याद रखिएगा, जिसको बोला जाता है यहाँ पर PDGF है, ठीक है ना, PDGF आप ग्रोथ फैक्टर को याद रखिएगा। ये भी टिश्यू माइक्रोफेजेस सेल्स के द्वारा सिक्रेट होता है, जिसको हम प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर कहते हैं, और ये रिपेयर द डैमेज ऑफ द ब्लड वेसल्स एंड द वुंड हीलिंग, मतलब कि बॉडी में अगर वुंड हीलिंग हो रही है या कि ब्लड वेसल्स की डैमेज हो रही है उसको रिपेयर करने में हेल्प करता है। कभी कभार यहाँ से क्वेश्चन जनरेट होता है कि PDGF
जो फैक्टर होता है वो हमारे बॉडी में किस प्रकार अपना सिक्रेशन या कि इम्पोर्टेंस रोल प्ले करता है। यहाँ पर यही बताया गया है कि अगर कहीं ब्लड वेसल्स या कि वुंड हीलिंग हो रही है, चोट वगैरह लग रही है, तो उसको रिपेयर करने में हेल्प करता है। क्लियर। नेक्स्ट फंक्शन यहाँ पर है रिमूवल ऑफ द कार्बन पार्टिकल्स इन द सिलिकॉन। ठीक है, मतलब कि जो माइक्रोफेजेस सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, कोई भी सबस्टांस जैसे कि कार्बन डस्ट पार्टिकल हो गया, ये सिलिकॉन, इसको क्या करती है, इंजेस्ट कर रही है, और इंजेस्ट करती है, देन इसके बाद क्या करती है कि जो बॉडी में फॉरेन पार्टिकल्स एंट्री किया उसको किल करेगी, और जैसे ही वह किल होगा उसको इलिमिनेट करके बाहर निकाल देगी। कहने का मतलब ये है कि जो माइक्रोफेजेस कार्बन, धूल, डस्ट और सिलिकॉन जैसे पदार्थों को निगलने का काम करती है और शरीर में प्रवेश करती है। ठीक है ना, शरीर में जैसे प्रवेश किया तो इसको डिस्ट्रॉय करवाएगी और बाहर इलिमिनेट कर देगी, रिमूव कर देगी। ठीक है ना, कार्बन पार्टिकल्स और सिलिकॉन को। डिस्ट्रक्शन ऑफ द सेलाइन आरबीसी। सेलाइन आरबीसी का मतलब यहाँ पर ये है कि जो रेटिकुलो इंडोथेलियल सेल्स है उसमें पार्टिकुलर स्प्लीन की बात कर रहा है। ठीक है ना, तो स्प्लीन क्या करती है कि ये सेलाइन आरबीसी को डिस्ट्रॉय करेगी, मतलब कि तोड़ेगी। जैसे इसका 120 डेज जीवन काल कंप्लीट होगा तो उसको तोड़ेगी, और तोड़ करके उसमें से हीमोग्लोबिन को रिलीज कर देगी, और ये हीमोग्लोबिन फर्दर फिर अपना वर्क परफॉर्मेंस दिखाएगा। ठीक है, द डिस्ट्रक्शन ऑफ द सेलाइन आरबीसी याद रखिएगा किसके द्वारा हो रहा है, पार्टिकुलरली स्प्लीन के द्वारा ही हो रहा। डिस्ट्रक्शन ऑफ द हीमोग्लोबिन, अब जो हीमोग्लोबिन का यहाँ पर रिलीज हो करके बाहर निकला तो इसका भी डिस्ट्रक्शन होगा। ठीक ना, डिस्ट्रक्शन का मतलब ये होता है तोड़ना। ठीक ना, हीमोग्लोबिन रिलीज फ्रॉम द ब्रोकन सेलाइन आरबीसी, कहाँ से ये रिलीज हो रहा है, जो ब्रोकन आरबीसी, जो टूट रही है आरबीसी, वहां से रिलीज हो रहा है, और डिग्रेडेड बाय द रेटिकुलो इंडोथेलियल सिस्टम, और किसके द्वारा डिग्रेडेड हो रहा है, रेटिकुलो इंडोथेलियल सिस्टम के द्वारा डिग्रेडेड हो रहा है। ठीक है, टूट रहा है। तो इट वॉज ऑल अबाउट रेटिकुलो इंडोथेलियल सिस्टम। अच्छे से आप लेक्चर को समझिए, एक बार नहीं समझ में आ रहा तो रिपीट करके क्लासेस को देखिए, उसमें भी आपके मन में अगर किसी प्रकार का क्वेश्चन जनरेट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन छोड़िए, हम उसका रिप्लाई देंगे। और साथ ही साथ इस वीडियो को अच्छा लगे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। ओके, थैंक यू सो मच।